हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। इस वीडियो में हम MGKVP यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीकॉम 2021 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बीकॉम एंट्रेंस का है। जैसा कि आप स्क्रीन देख के पता ही लगा पा रहे होंगे, ठीक है। अभी भी नेट पे भी और या किसी और सोर्स के थ्रू अगर आप चाहें तो विद्यापीठ का जो पेपर है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था इस पेपर को सॉल्व कराना, कि जिससे कि आपको इसकी एक्सेस मिल सके। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमारे चैनल में MGKVP की बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन भी करवाया जाता है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उससे जानकारी भी ले सकते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दी गई होगी जिसके थ्रू हमारे कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, अगर उन्हें प्रिपरेशन करनी है तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 घंटे का समय होता है, मैक्सिमम मार्क्स 400 होते हैं और 50 क्वेश्चंस कंटेन करता है ये पेपर, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिनको पढ़ना होता है और हमको आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज माइनस असेट इज इक्वल टू 0। तो ये जो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो अकाउंट्स का है, और अकाउंट्स में एक इक्वेशन होता है जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एसेट को एक साइड रख के लाइबिलिटी प्लस कैपिटल करेंगे। अगर एसेट इक्वल टू के इस साइड है, इधर जाएगी माइनस हो जाएगी, ये वही सेम इक्वेशन है और इधर आ गया। अगर यहाँ प्लस होता तो ये इक्वेशन गलत हो जाता। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ए हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो बी ऑप्शन है वो है कैपिटल इज इक्वल टू नेट असेट्स। तो सीधी बात है, नेट असेट जब भी कैपिटल इधर होगी लाइबिलिटी उस साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट असेट। तो ये इक्वेशन भी हमारा सही हो जाता है। जो सी है वो है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। तो ये आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंटिटी थ्योरीज, ठीक है, एंटिटी थ्योरी है जो कहती है कि एसेट जो है वो इक्विटी के बराबर होती है। मतलब एंटिटी थ्योरी आपने सुना होगा, एक कन्वेंशन है अकाउंटिंग का, ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से जिसको जाना जाता है, जो कि बिजनेस को उसके ओनर से अलग करती है। और यही इस एंटिटी थ्योरी में भी यही चीज बोली गई है। इसमें क्या होता है, इक्विटीज का मतलब क्या है, इक्विटीज माइनस ऑल करेंट लाइबिलिटीज जब हम करते हैं तो वो एसेट के बराबर आता है। ये यहाँ पे बोला गया है, मतलब एसेट में एसेट में से जब हम माइनस करते हैं सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज, देन इक्विटीज के बराबर होता है। लेकिन ये इक्वेशन जो है वो एंटिटी थ्योरी में इसी तरह लिखा जाता है, इसलिए ये वाला इक्वेशन भी सही है। मतलब इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव का लिखा होता है ऑप्शन, तो उसमें 80 to 85% चांसेस रहते हैं वही ऑप्शन सही होने के। अगर आप तुक्का नहीं लगा पा रहे हैं तो, मतलब अगर आपको सही आंसर नहीं आता तो आप इस पे लगा दें आंख बंद करके, सही होगा ही होगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है, यानी सारे के सारे जो इक्वेशंस है वो सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिकेबिलिटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव का जैसे ऑल ऑफ द अबव अगर किसी ऑप्शन में उसका मोस्ट चांस रहता है, वैसे ही नन ऑफ द अबव का लीस्ट चांस होता है, ठीक है। इसके बाद कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, तो कभी भी अकाउंटिंग में हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं और ना ही सब्जेक्टिविटी पे फोकस करते हैं। सब्जेक्टिविटी बायसनेस को प्रमोट करती है, इसलिए प्रैक्टिकेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेल्स बुक्स एंड परचेज बुक्स आर सेल्स बुक एंड परचेज बुक्स
बुक आर प्रिंसिपल बुक, सब्सिडियरी बुक, जनरल बुक, नन ऑफ द अबव। तो ये तो 11th-12th में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो भी बुक्स होती हैं वो सब्सिडियरी बुक्स होती हैं, यानी सब्सिडियरी बुक्स के साथ हम एक चीज और क्या प्रिपेयर करते हैं, जर्नल प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं, जिनके लिए हम प्रॉपर बुक्स नहीं बनाते। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो है वो है डेबिट नोट इज सेंट बाय। डेबिट नोट इज सेंट बाय, देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्रेडिट नोट कौन भेजता है, डेबिट नोट कौन भेजता है। तो कुल मिला के जो डेटर होगा, जो डेटर बनेगा, ठीक है, वही क्या होगा, डेबिट होगा, और वही डेबिट नोट भेजेगा। तो डेटर यहां से कौन बन सकता है, सेलर तो बनेगा नहीं, सेलर जो होगा वो हमारा क्रेडिटर बनेगा। परचेजर, हमसे कोई परचेज करके ले जाएगा तो वो डेटर बनेगा। तो जो परचेजर होता है वो डेबिट नोट देता है। इस तरह आप गेस करके याद रख सकते हो बस, ये जो भी डेटर बनेगा वो डेबिट नोट भेजेगा, यानी परचेजर जो है वो डेबिट नोट भेजेगा। आउटसाइडर पर्सन या क्रेडिटर कहने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, विच डॉक्यूमेंट इज द प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब टाइटल ऑफ गुड्स का प्रूफ कौन सा डॉक्यूमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग जनरली हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में देखते हैं, यानी इंटरनेशनल बिजनेस में सुनने को मिलता है, यानी कि हमने जो है शिप पे जो कह सकते हैं सामान, हमारे गुड्स मर्केंडाइज होते हैं, वो लोड करा लिए, तब बिल ऑफ लेडिंग इशू होता है, और यही प्रूफ ऑफ टाइटल होता है। बिल ऑफ लेडिंग जिसके पास होता है, मतलब सेंड होके अगर पहुंचता है, वही उस गुड्स को वहां पे फिर उतरवा सकता है। तो टाइटल का प्रूफ होता है वो। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग। शिपिंग नहीं होता है, बिल ऑफ एंट्री भी नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट भी नहीं। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस में पेमेंट के लिए काम आता है। ठीक है, इसके बाद है 6th क्वेश्चन जो है, अ माइनर कैन बिकम अ पार्टनर, एजेंट, प्रिंसिपल, गारंटर। तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने कैपेसिटी बीकॉम वालों ने तो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला गया कि किसी भी माइनर को, ठीक है, हम बाउंड नहीं कर सकते किसी भी एक्ट के लिए, जिसको हम नाबालिग के नाम से जानते हैं। तो कब जब वो 18 से कम है तो उसके किसी एक्ट के लिए हम उसको दोषी करार नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो पार्टनर होगा तो पार्टनर जो है वो किसी फर्म में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं एक्शंस से। और पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर है म्यूचुअल एजेंसी। तो जब एजेंसी रिलेशनशिप हो जाएगी तो हम एक दूसरे के ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से बनाते हैं। तो पार्टनर वो नहीं बन सकता, प्रिंसिपल नहीं बन सकता, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो अपने एजेंट के वर्क के लिए भी बाउंड होता है, उसके लिए भी लायबल होता है। और गारंटर तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता, क्योंकि गारंटर वही होता है, गारंटी वही देता है जो अगले पर्सन के डिफॉल्ट के केस में कोई भी रिस्क उठाएगा। ठीक है, इसलिए जो माइनर है वो एजेंट बन सकता है। ठीक है, एजेंट, तो एजेंट कभी भी बाइंड नहीं होता है, एजेंट के बिहाफ में हमेशा प्रिंसिपल बाइंड होता है। तो माइनर कैन बी अ एजेंट। ठीक है, कैन बी एन एजेंट। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि अ कंपनी कैन गो इनटू वॉलेंटरी लिक्विडेशन ओनली व्हेन इट इज। ठीक है, यानी जब कंपनी सॉल्वेंट है, यानी वो अपने डेट्स पे करने के योग्य है, कैपेबल है, तभी वो वॉलेंटरी लिक्विडेशन में जाती है, यानी खुद से लिक्विडेशन के लिए वो एप्लीकेशन देती है, नोटिस देती है। तो जब वो सॉल्वेंट होगी तब। ठीक है, इनसॉल्वेंसी के केस में इंसॉल्वेंसी के केस में ऑर्डर बाय कोर्ट ये जो होता है ये वॉलेंटरी वाइंड अप नहीं होता है, कंपलसरी वाइंडिंग अप का केस होता है। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट है तो सॉरी इंसॉल्वेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब जब वो सॉल्वेंट है तभी वो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप में जा सकती। ये सब सिचुएशन जो है ये तीनों, ये
जो है वो कंपलसरी वाइंडिंग अप में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जो कि 8th है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपने सुना होगा LIC, और LIC एक्ट कब पास हुआ था? 1956 में। और ये जो एक्ट है, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो ना ही एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ना ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन सी होती है? जैसे कि रेलवे है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर में, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है, तो जो भी अंडरटेकिंग्स किसी डिपार्टमेंट के अंडर में आती हैं, पूरी तरह कंट्रोल में आती हैं, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहलाती है। कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग, अमूल का आपने एग्जांपल सुना होगा, यानी कई लोग साथ मिलके जब काम करते हैं तब। ये जो है वो एक है स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन यानी जिसका जो बर्थ है, जिसका जन्म, जिसका ओरिजिन जो है वो किसी स्टैट्यू से हुआ हो, यानी किसी एक्ट को पास करके हुआ हो। और LIC का जो बर्थ है वो LIC एक्ट 1956 से हुआ था, इसलिए ये एक स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि बहुत सारे कॉर्पोरेशंस हैं, तो जब भी कोई स्टैट्यूट, जैसे SBI है, ठीक है, तो जब भी कोई एक्ट पास करके किसी कॉर्पोरेशन का जन्म होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको हम स्टैट्यूटरी कहेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब इसका तो जो राइट आंसर है वो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। 9th जो क्वेश्चन है उसका है, क्या बोलता है? मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 9th क्वेश्चन बोलता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज। मिनिमम नंबर 7 होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में, यानी 7 लोग जब होंगे तभी आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को शुरू कर सकते हो। और प्राइवेट के केस में ये जो मिनिमम नंबर है ये 2 हो जाता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, लेकिन प्राइवेट में यही नंबर 200 तक जाता है, यानी 200 आप मैक्सिमम लोगों को ले सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव द लास्ट वर्ड्स एंड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, नन ऑफ द अबव। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। प्राइवेट कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगा होना जरूरी है, और पब्लिक कंपनी के लास्ट में लिमिटेड वर्ड लगा होना जरूरी होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11th, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद होगी। ठीक है, एन आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय लॉ विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है ही नहीं कंपनी, और ना ही एक एसोसिएशन है ऑफ माइनर्स का। एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स कहा जा सकता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कंपनी की डेफिनेशन में हम कहते हैं कि कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ठीक है, कहते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ माइनर्स तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी सीधे यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे पहला वर्ड यही होता है कंपनी की डेफिनेशन में, एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है मैनेजमेंट इज इसेंशियल इन एवरी बिजनेस, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री। देखिए, सबसे पहले हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। अगर इस क्वेश्चन को हम एकदम से पढ़ें कि मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन एवरी बिजनेस, हाँ, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, हर बिजनेस में मैनेजमेंट का होना जरूरी है, हम इसको राइट आंसर टिक कर देंगे। लेकिन अगर ध्यान से हम पढ़ेंगे, यानी सारे ऑप्शंस को अगर हम देखते, सभी ऑप्शंस का देखना है कि कौन सा वैलिड होता है कि नहीं। गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट। ठीक है, तो हर ऐसी चीज जहां पे ग्रुप एफर्ट लगे, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट हो, वहां मैनेजमेंट इसेंशियल हो जाता है। और बिजनेस भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट है, यानी ये ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों को भी इंक्लूड करता है। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ नजरअंदाजी हो जाती है और हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 13, नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग। ठीक है, सेटिंग के बिना, किस चीज की सेटिंग के बिना कोई प्लानिंग नहीं की जा सकती? बजट, ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स, नन ऑफ द अबव। तो हमको पता है प्लानिंग के स्टेप्स हमने पढ़ रखे हैं। सबसे पहले हम प्रीमाइसेस सेट करते हैं, और वो प्रीमाइसेस क्या होती है? हमारे ऑब्जेक्टिव, यानी हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के बेसिस पे हम अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं। तो द राइट आंसर इज बी। ठीक है, इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन है जो कि कहता है सेंट्रलाइजेशन हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन, डिस्पर्सल ऑफ पावर्स। तो सेंट्रलाइजेशन जो है
वो सिर्फ और सिर्फ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन यानी हमको अगर एक की कमांड सिर्फ सुननी है, यानी जो टॉप मैनेजमेंट है वही बताएगा कि किसको क्या करना है, तो सभी लोग उसके हिसाब से ही चलेंगे, जिससे हम यूनिटी ऑफ एक्शन को अचीव कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे जो तीनों ऑप्शंस हैं वो तीनों ऑप्शन डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प करता है वर्क को डिवाइड करने में, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट काम देते हैं, यानी डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं अथॉरिटी का, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और पावर्स का डिस्पर्सल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि डिसेंट्रलाइजेशन इनमें से किस में हेल्प नहीं करता, तो यूनिटी ऑफ एक्शन में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? तो आपको पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग सभी जो हैं वो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, और ऑल ऑफ द अबव जिस भी क्वेश्चन में हो आपको आंसर वैसे भी टिक लगा देना चाहिए, लेकिन सोच समझ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम, तो ये भी बहुत ईजी है, जो लोग लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स देखते रहते हैं, उनको इसके लिए दिक्कत नहीं होगी। और करंट अफेयर्स की बात नहीं है, ये पुरानी बात हो गई है। 2017 में जीएसटी आया था, 1 जुलाई 2017, तो द राइट आंसर इज डी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो है ई रूपी इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिजिटल पेमेंट, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो ई रूपी जो है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू आया है, उसने लॉन्च किया है। डिजिटल पेमेंट का एक टाइप है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का टाइप है, यानी इसके जो तीनों ऊपर के ऑप्शंस हैं वो सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जहां पे भी ऑल ऑफ द अबव है आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन 80 to 85% चांस हमने बोला है। इसके बाद लिखा है एन इंडियन कंपनी ऑलवेज बी अ, ठीक है, एक इंडियन कंपनी, नाम ही बोल दिया गया इंडियन कंपनी, वो हमेशा रेजिडेंट होगी, नॉट रेजिडेंट होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी। तो रेजिडेंट होगी, जब इंडियन कंपनी है यानी वो इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है, तो वो हमेशा रेजिडेंट कहलाएगी, नॉन रेजिडेंट नहीं कहलाएगी, और ना ही नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 19th पे। वेल्थ टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन, वेल्थ टैक्स एक्ट जो था वो पास हुआ था 1957 में, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, 1957 में ये एक्ट पास हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू, ये आपको एमकॉम के पेपर में भी सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बोथ ए एंड बी, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर में लेवाई किए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन, तो इनकम टैक्स एक्ट जो था वो पास हुआ था 1961 में। बहुत इजी है, ये याद रखने वाली चीज है। 1961 में आया था हमारा इनकम टैक्स एक्ट, जो कि उसके बाद से अभी तक रिवाइज नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब्स और सारी चीजें चेंज होती हैं, लेकिन टैक्स जो इनकम टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर है वो रिवाइज नहीं हुआ है। अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन कभी इनकम टैक्स एक्ट दूसरा नहीं आया, जैसे कंपनीज एक्ट जो है वो 2013 का नया एक्ट आया है। ठीक है, इसके बाद जो 22 क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज, ठीक है, रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? अ सोशल साइंस एंड इंडिविजुअल साइंस। तो दोनों ही, बोथ ए एंड बी सही हो जाएंगे यहाँ पे, दोनों ही। रॉबिन्स ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस एज वेल एज एन इंडिविजुअल साइंस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 23rd पे देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम और किस नाम से जानते हैं? प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठोगे तो हमेशा हम प्राइस के लिए ही स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? कंज्यूमर बिहेवियर देखते हैं कि वो प्राइस से कैसे अफेक्ट होता है, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से हम देखते हैं, डिमांड में भी प्राइस अफेक्ट होता है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस के बारे में ही बताती है, लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो भी प्राइस के बारे में बताती है। उसके बाद हम कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, प्रोडक्ट, सब कुछ प्राइस के लिए ही देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो है वो भी प्राइस के लिए देखते हैं। तो सारी चीजें प्राइस से रिलेटेड है, इसलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी
जानते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्या कहलाती है? तो हमको पता है कि बच्चे क्या लगाएंगे, फैक्टर डिमांड, बट इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज डिराइव डिमांड। करेक्ट आंसर यही है। डिराइव डिमांड मतलब कभी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है, वो डिराइव होती है किससे? जिस चीज के लिए उन फैक्टर्स की डिमांड की जा रही है। जैसे कि लेदर शू की कंपनी है, ठीक है, और लेदर की डिमांड बढ़ रही है, तो लेदर की डिमांड क्यों बढ़ी? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी रॉ मटेरियल हो गया है लेदर के लिए, मतलब लेदर शू के लिए। तो जब शूज की डिमांड बढ़ेगी तो लेदर की भी डिमांड बढ़ेगी। ऐसे ही जो आप कह सकते हो कोई लेबर है, ठीक है, वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और वो लेबर जो है वो पर्टिकुलर कोई चीज बनाता है, मान लेते हैं शूज बनाता है लेदर के। तो जब लेदर शूज की डिमांड बढ़ेगी तो लेदर शूज बनाने वाले लेबर्स की भी डिमांड बढ़ेगी, उनकी डिमांड हमेशा शूज से डिराइव्ड होगी। इसलिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को डिराइव्ड डिमांड के नाम से जाना जाता है। यानी इनकी कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है, डिमांड जो है वो डिराइव होती है जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं या फिर जो फाइनल गुड्स होते हैं उनके थ्रू इनकी डिमांड डिराइव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया नेशनल इनकम मीन्स। नेशनल इनकम का क्वेश्चन आपको एमकॉम में भी देखने को मिलेगा। नेशनल इनकम का मतलब पूछा गया द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, द वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, द सम, यहाँ पे सम जो है वो सम SUM वाला होगा, द सम ऑफ A एंड B, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियस सी बात है कि गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं और सर्विसेज जो रेंडर्ड की जा रही हैं बाउंड्री के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं उसको हम नेशनल इनकम की बात कहते हैं, और द सम ऑफ A एंड B इज इक्वल टू नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन MR इज इक्वल टू प्राइस, MR इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन, AR इज इक्वल टू प्राइस, नन ऑफ दिस। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसे तो हम देखें तो AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू C इज इक्वल टू P। इतनी चीजें इक्वल होती हैं, यानी एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल डिमांड इज इक्वल टू प्राइस। लेकिन बाकी सारे जगहों पे अगर आप देखोगे तो परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात की जाए तो AR इज इक्वल टू प्राइस, यानी एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस मान लिया जाता है। इसलिए बाकी जगहों पे तो वो अप्लीकेबल होता ही है, लेकिन जैसे कि अगर आप मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक देखो तो ये AR होता है और ये MR होता है और प्राइस यहाँ पे डिसाइड होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में यही AR जो है ये प्राइस के बराबर होता है, ठीक है, और MR भी यही हो जाता है। लेकिन AR इज इक्वल टू प्राइस ये सुटेबल आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, हु रोट द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये तो देखिए क्वेश्चन जो है ये आउट हो गया, आंसर आपको खुद ही मिल गया है। इसके पहले जो है हमने खुद देखा था, रॉबिन्स की बात हमने सॉरी अच्छा मार्शल की अभी बात नहीं हुई, हाँ मार्शल की बात हुई है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने डिवाइड किया, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो बुक जो है मार्शल ने लिखी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे जो है लेबर हैज नो रिजर्व प्राइस, नो सप्लाई प्राइस, बोथ A एंड B। तो बोथ A एंड B राइट आंसर होगा। क्यों होगा ये भी बता देते हैं, क्योंकि लेबर की कोई रिजर्व प्राइस नहीं होती है, उनकी बहुत लो बार्गेनिंग पावर होती है। क्योंकि देखिए लेबर क्या है, पेरिशेबल्स हैं, पेरिशेबल की कैटेगरी में आते हैं, यानी जैसे जैसे आप वर्क करोगे आपकी एनर्जी डाउन होती जाएगी और दिन का अंत होते होते आप पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाओगे। जैसे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, मिल्क वगैरह या कोई भी चीज, ठीक है, उसी तरह लेबर्स भी होते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि उनका कोई रिजर्व प्राइस नहीं होता, ना ही उनका कोई सप्लाई प्राइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे, मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम
तो जब भी आप दो डेविएशन निकाले जाते हैं दो तरीके से, मीन और मीडियन से मीन डेविएशन निकलता है, और लीस्ट कब आता है, जब भी हम मीडियन से निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड। देखिए इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो है रिग्रेशन, लेकिन अगर हम देखें तो कोरिलेशन भी यहाँ सही ऑप्शन होता है, क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन जब भी हम देखते हैं तो वो कोरिलेशन कहलाता है। लेकिन वो रिलेशनशिप किस तरीके का है, वो उसका इम्पैक्ट अगर हमको देखना होता है तो हम रिग्रेशन यूज करते हैं। और जो रिग्रेशन होता है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखने के लिए होता है, लेकिन इसमें हमको इतना डीप में नहीं जाना है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कोरिलेशन भी आंसर हो सकता है, तो ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो है वो रिग्रेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसको कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट, ये तो हो ही नहीं सकता है। मतलब फायर एक्सीडेंट में अगर प्लांट डिस्ट्रक्ट हो जाए तो उसको हम कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे। लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, ये होगा डेप्रिसिएशन। के बाद और भी ऑप्शन पढ़ने हमको, क्लोजर ऑफ अ प्लांट ड्यू टू लेबर ट्रबल, ये भी नहीं होगा। क्लोजर ऑफ अ प्लांट ड्यू टू लॉकडाउन, तो ये सारे ही आंसर गलत हैं। राइट आंसर क्या है, लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। इसके बाद है जनरली डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन क्रिएट इन्फ्लेशन, हाउएवर इट कैन बी चेक्ड इफ। यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो इन्फ्लेशन क्रिएट करती है, और इसको चेक किसके थ्रू किया जा सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, द एग्रीगेट सप्लाई इन द एग्रीगेट डिमांड रेशियो, ठीक है। मतलब एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड रेशियो के केस में ऑल द इन्वेस्टमेंट इज इंडिकेटेड एज पेमेंट ऑन नेशनल डेट ऑनली, ठीक है। यानी नेशनल डेट लेने के लिए जो हम बोरोइंग लेते हैं उसी के लिए इन्वेस्टमेंट जो किए जाते हैं उसके लिए किया जाए। अगर ओनली द एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज, सिर्फ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो, सप्लाई इंक्रीज ना हो, तो ये तीनों ही केस से उसको खत्म किया जा सकता है हमारे इन्फ्लेशन को, ठीक है। फिर उसके बाद है विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ARDC मर्ज्ड विद ऑन 12 जुलाई 1982। तो ARDC देखिए, नाबार्ड का जन्म 1982 में हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, और एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो नाबार्ड के साथ मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। फुल फॉर्म उसकी है एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है if RBI reduces the cash reserve ratio what will happen to the credit creation। यानी कैश रिजर्व रेशियो यानी जो कि बैंक्स को अपने पास कैश रखने की लिमिट को रखने के लिए जो कैश रिजर्व रेशियो RBI डिसाइड करता है, तो अगर वो RBI कम कर देता है कि नहीं आप कैश रिजर्व कम रख सकते हो, तो वो क्रेडिट और क्रिएट करेंगे, यानी उनके पास अवेलेबल कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि वो और लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और मनी लेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका आएगा वो हो जाएगा इट विल इंक्रीज, क्रेडिट क्रिएशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज मेंशन्ड इन अ फॉर्म्स बैलेंस शीट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। अगर आप हिंदी वाला देखें तो बोला गया है फर्म की बैलेंस शीट में किस विकल्प का उल्लेख नहीं है, और यहाँ नॉट वर्ड का यूज नहीं किया गया है। वैसे इंग्लिश को ही रेफर किया जाता है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें, कैश जो बैंक का होता है वो भी बैलेंस शीट में होता है, टोटल इशूड कैपिटल भी बैलेंस शीट में शो की जाती है, वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हेल्ड मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स यानी जो सेल्स होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में हम दिखाते हैं। तो ये ही जो हमारा है राइट आंसर होगा, और वो हिंदी के हिसाब से सही होगा। इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो गलत है।
क्वेश्चन नंबर 36 कहता है विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डायरेक्टली एसोसिएटेड। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब ये नहीं है कि नेशनल कोऑपरेटिव बैंक्स है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के हायरार्की में नीचे आते हैं। देन उनके बाद आती है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उसमें शॉर्ट टर्म का डिवीजन है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके बाद प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो कि विलेज लेवल पे होती हैं। तो जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को हम लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के नाम से जानते हैं। फार्मर्स का कोई काम नहीं है और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई काम नहीं। फार्मर्स जो हैं वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है 37, द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ठीक है, कंप्लीट इंडियन बैंक, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक यानी होली इंडियन, उसका कोई भी शेयर या कुछ भी फॉरेन का नहीं था यानी ब्रिटिश का नहीं था, वो था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पहला कंप्लीट इंडियन बैंक था और पंजाब नेशनल बैंक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1894 में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, हु इज द आईओसी कोऑर्डिनेशन कमीशन टोक्यो 2020। तो इसका जो चेयर है आईओसी कोऑर्डिनेशन कमीशन का यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, वो है जॉन कोट्स। ठीक है, याद रखना है, इजी नाम है इनका, जॉन कोट्स को हम याद रख सकते हैं। ये चेयर पे है, ठीक है, मतलब चेयर पर्सन है इसके। नेक्स्ट चलते हैं, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, हु इज द मस्कट ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2018। तो ओली जो है, ओली एक टर्टल है, ठीक है, सी टर्टल है, वो हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो है 2018 में हुआ था, उसका मस्कट है। मस्कट मतलब लोगो होता है शुभंकर जिसको हम कहते हैं, वो है ओली। सी टर्टल है एक कछुआ, ठीक है, उसके नाम पे ये ऑलिव कलर का एक कछुआ होता है। और ये हुआ कहाँ था वर्ल्ड कप, हॉकी मेंस वर्ल्ड कप, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। पहली बार कोई देखा जाएगा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया था, पहली बार नहीं मतलब अभी रिसेंटली होस्ट किया था। ठीक, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 40, द इम्पोर्ट लाइसेंसेस आर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ। ठीक है, जो इम्पोर्ट लाइसेंसेस हैं वो कितने टाइम के लिए इशू होते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो है बी, मतलब 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए आपको इम्पोर्ट लाइसेंस इशू होता है, देन आपको फिर से उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, एन ऑडिटर इज लाइक अ। ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर अपने साथ क्लरिकल स्टाफ लाता है जो सारी ऑडिटिंग वगैरह करता है, और ऑडिटर किसी भी फर्म में वॉचडॉग का काम करता है, यानी हर फर्म एक अपना ऑडिटर अपॉइंट करती है और वो उसको वॉचडॉग होता है, पूरा सुपरवाइज करता है कि कुछ गलत सलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 42, इनकम अक्रूड आर रिकॉर्डेड इन अ। कैश बुक में नहीं होती है, इनकम बुक में नहीं होती, सेल्स बुक में भी नहीं होगी कोई भी इनकम जो अक्रूड है यानी मिली नहीं है, मिलने वाली है। ठीक है, अक्रूड इनकम, तो वो उसके लिए जब किसी के लिए कोई बुक नहीं होती, यानी जितने भी आउटस्टैंडिंग और एडवांस इस टाइप के यानी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं, वो सबके लिए हम प्रॉपर जर्नल में एंट्री करते हैं। ठीक है, जिसकी कोई बुक नहीं होती उसके लिए जर्नल प्रॉपर बनाते हैं और इनकम अक्रूड उसी में रिकॉर्ड होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, पेटी कैश इज एन एक्सपेंस, एन एसेट, मीन्ड फॉर एक्सपेंसेस, एन इनकम। एक्सपेंस नहीं है पेटी कैश, एक्सपेंसेस के लिए यूज होने वाली चीज है, इसलिए मीन्ड फॉर एक्सपेंसेस इज द राइट आंसर। पेटी कैश देख के डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे टिक नहीं लगाना है। के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 44, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एग्जांपल्स ऑफ। मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो किसका एग्जांपल है? ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर गलत दे रखा है, वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट द राइट आंसर इज डेफर्ड एक्सपेंडिचर, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। यानी जो रेवेन्यू होंगे नेचर में, का नेचर जो है वो रेवेन्यू नेचर का होगा, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो 3 to 7 ईयर तक लास्ट करता है, यानी मोर देन 1 ईयर लास्ट करता है। यानी जिस ईयर में उसको अक्रू किया जाएगा, जिस
ईयर में वो एक्सपेंडिचर किया जाएगा, उस ईयर से ज्यादा के लिए हमको बेनिफिट देते हैं। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स आपको पता है, जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होती है, यानी उसको लगाने के लिए जैसे हम लैंड बिल्डिंग सारी चीजें खरीदते हैं, किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो करते हम कंपनी के शुरू में है, लेकिन वो हमको बेनिफिट करता है कंपनी के आने वाले कई सालों तक, इसलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम दिया जाता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 45, ट्रायल बैलेंस विल डिटेक्ट। ये भी गलत है क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस विल नॉट डिटेक्ट या कैन नॉट डिटेक्ट, कौन से एरर को वो नहीं डिटेक्ट कर पाता है? तो एरर ऑफ ओमिशन को भी नहीं कर पाता, एरर ऑफ कमीशन को भी नहीं कर पाता, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसका राइट आंसर जो होगा वो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, और लेकिन इसका आंसर दिया हुआ है एरर ऑफ कमीशन। तो इस ट्रायल बैलेंस जो है वो किसी भी एरर को नहीं बचाए। ओमिशन यानी कोई एंट्री ही आपने ओमिट कर दी है तो उसको भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ टैली कर जाएगा उसका डेबिट एंड क्रेडिट। कमीशन यानी एक तरफ 50 ज्यादा किया, दूसरी तरफ 50 कम कर दिया, तो कमीशन को भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कोई प्रिंसिपल आपने वो कर दिया प्रिंसिपल, जैसे कि हम परचेज को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं, और हमने उसको उल्टा कर दिया, डेटर को डेबिट करके और सेल्स हमने अपनी क्रेडिट कर दी, मतलब डेटर को क्रेडिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, तो भी सही हो जाएगा। यानी रॉन्ग अमाउंट होगा तभी हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता लगा पाएंगे। तो ये क्वेश्चन ही पूरा गलत है। ठीक है, तो यहाँ नन ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस विल डिटेक्ट नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से किसी को भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ये कोई प्रीमाइस नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रीमाइस। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली किस लिए की जाती है? कॉस्ट असर्टेनमेंट के लिए होती है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक्चुअली हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, यानी जिस वैल्यू पे एसेट खरीदी गई है हमेशा हम उसको बैलेंस शीट में उसी पे रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन हाउ मेनी वेज कैन कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन। ये एमकॉम में भी क्वेश्चन आया था, मेनी वेज यानी बहुत तरीके से कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, स्पेसिफिक, कंपोजिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट। तो बहुत तरीके से कॉस्ट का क्लासिफिकेशन हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसलिए मेनी वेज इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन इफ द कंपनी इज क्लोज्ड। मतलब कंपनी के क्लोज होने के बाद भी कौन सी कॉस्ट हम इनकर करनी पड़ती है कंपनी को? वो है शटडाउन कॉस्ट, यानी सारे जो एग्रीमेंट्स होंगे उनको खत्म करना, और मतलब और जो प्रोसेस में भी चल रहा होगा, एकदम से कंपनी जो है वो वाउंड अप हो गई, क्लोज हो गई, लेकिन कुछ सेल्स हमने की होंगी, उसका कुछ पैसा होगा, या कहीं हमने कुछ चीजें खरीदी होंगी उनको वापस करना होगा, तो शट डाउन कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कंपनी के बंद होने के बाद भी इनकर करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो नोन एज। तो ये भी एमकॉम का क्वेश्चन है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर रेवेन्यू से चार्ज किए जाते हैं, तो चार्जेबल एक्सपेंस के नाम से हम जानते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं, ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं, मेजर एक्सपेंसेस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो दिया है, व्हाट इज टेंडर। टेंडर क्या है? तो एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट नहीं, कॉस्ट का एस्टिमेशन नहीं है, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट भी नहीं है, एस्टिमेशन ऑफ यूनिट्स भी नहीं है, एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा? टेंडर, आपने सुना होगा टेंडर लेने जा रहे हैं, टेंडर लेने जा रहे हैं, तो वो टेंडर क्या होता है? वो सेलिंग प्राइस का एस्टिमेशन को ही हम क्या कहते हैं? टेंडर कहते हैं। हमेशा याद रखना है, सेलिंग प्राइस को एस्टिमेट करना ही टेंडर कहलाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर। मतलब ये पेपर 50 क्वेश्चन ही कंटेन करता था, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिया। कुछ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो अगर नहीं समझ में आता है तो उसके जो है वो मार्क्स सबको प्रोवाइड किए जाते हैं, या वो क्वेश्चन ही ड्रॉप करवा दिया जाता है, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा
पेपर सॉल्व करना, आप हमारे साथ जुड़े रहे होंगे, ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में नाबार्ड की फुल फॉर्म बतानी है, ये आपका होमवर्क है। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपकी क्वेरीज को हम जरूर सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेरी हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, जो इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको, वो लेना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।